हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CIA एग्जामिनेशन में। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी काफ़ी शानदार चल रही होगी। अब वो टाइम नहीं बचा कि आप वेट करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसीज कितनी आएगी, इसके बाद हम प्रिपरेशन में लगेंगे। जो लोग वाकई चाहते हैं कि TRE 4.0 में उनका सिलेक्शन हो, उनका नाम लिस्ट में हो, वो पूरी तरह लग चुके होंगे। और जो लोग अभी ये देख रहे हैं नोटिफिकेशन, वैकेंसीज कितनी होगी, ये सभी, तो वो लोग वैसे ही जो है इस एग्जाम से बाहर है। देखिए, अब बात मुद्दे की जाए तो आप जानते हैं कि हमारा जो है बैच शुरू हो चुका है। और बैच में मैंने पहले ही कहा था कि उसमें हम थ्योरी की क्लासेस करेंगे और साथ ही साथ उन्हीं थ्योरी से रिलेटेड कुछ अलग MCQs, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिस्कशन कर रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ भी उन प्रश्नों का डिस्कशन करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर वहाँ से जो है उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं थ्योरी की क्लासेस लेती हूँ, तो उसी क्लासेस से रिलेटेड बाद में हम कुछ MCQ पर भी चर्चा कर लेंगे। तो अभी तक हमारी जो क्लासेस हुई है, तो एक क्लास हमारी हुई थी इतिहास के स्रोतों से और प्राचीन इतिहास का जो विभाजन है उस पर। बाकी जो है एक चैप्टर हमने पूरा कर लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी कि उस सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है वैदिक सिविलाइजेशन। तो आज से जो है हमारी वैदिक सिविलाइजेशन की जो है क्लास शुरू हो गई है। ये भी क्लास 2 से 3 दिनों में आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि मैं क्लासेस बहुत बड़ी नहीं लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं। तो क्लासेस छोटी होंगी लेकिन आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पिंग होंगी। इन क्लासेस से जो है आपको बहुत सारी जो है क्या बोल सकते हैं लाभ मिल सकता है। और मैं उन्हीं टॉपिकों पे फोकस ज़्यादा हूँ जिन टॉपिकों से आपके प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं, क्योंकि जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हम सब नहीं पढ़ेंगे। हमारा फोकस मुख्यतः उन टॉपिकों पे होगा जहाँ से आपके प्रश्न जो हैं पूछे जा रहे हैं। और ये एनालिसिस करने का तरीका है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बार बार देखना, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए हम बढ़ते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। तो आज का डिस्कशन है वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। अब इसे जो है हम कह सकते हैं वैदिक सिविलाइजेशन को हम जो है मूल रूप से 2 भागों में जो है विभाजित करके पढ़ सकते हैं। और एक आपका हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ आपका हो जाएगा पूर्व वैदिक सभ्यता, यानी कि प्री वैदिक सिविलाइजेशन, और दूसरा हो जाता है आपका उत्तर वैदिक सभ्यता, यानी कि पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता के हम अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये है आपका 1500 to 600 BC तक, ठीक। अब जानते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन में लोग जो हैं वो साहित्य से परिचित हो चुके थे, क्योंकि इंडस तक लोग जो थे चित्रात्मक जो है लिपि से परिचित थे, पर यहाँ लिपि लोग पढ़ना भी सीख गए थे, भाषा जानना सीख गए थे। तो पूर्व वैदिक जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर मनुष्य के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स बचा हुआ था। क्या था वो सोर्स? वो था आपका ऋग्वेद। और यही वजह है कि इस सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, या ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता भी, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता भी जो है कहा जाता है, क्योंकि सोर्स क्या था हमारे पास? एकमात्र। जबकि वही हम बात करें किसकी? उत्तर वैदिक, पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन की, तो यहां याद रखिएगा कि पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन में क्या होगा कि हमारे पास बाकी ऋग्वेद के अतिरिक्त जो थे, यानी कि बाकी के तीनों वेद,
जिसमें आपका क्या क्या आता है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखो, चारों वेद जो होते हैं उनके समूह को संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे अंतिम है, ऋग्वेद जो है प्रथम वेद है। तो यहां सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद प्लस आपको क्या है आ जाएंगे। अब यहां पर उपनिषद, आरण्यक, ये सभी भी ईटीसी जो है आपको मिलने लगेंगे। पुराण वगैरह जो है यहाँ तक आने पर पुराण, ये सभी जो है आपको इन सब की जो है जानकारी मिलने लगेगी। अब हमें क्या है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने के बाद हम एक क्लास कर लेंगे कि वेद क्या होते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि क्लियर आपको पता चल जाए और फिर हम अपने इस टॉपिक पर आ जाएंगे। कम से कम आपको पता हो कि वेद क्या होते हैं, वेदों के उपवेद जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुराण क्या होता है, आरण्यक क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि जितने भी वेद होते हैं उनके अपने उपवेद होते हैं, उनका अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है, उसका अपना उपनिषद होता है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो एक क्लास में हम पूरा वो कर लेंगे और देन जो है हम इस टॉपिक पर फिर से जो है आ जाएंगे। यानी आज इसे समझ लेते हैं, कल हम उसे यानी नेक्स्ट सेशन में जो है हम उसे समझ लेंगे और उसके बाद जो है हम वापस जो है इस पर आ जाएंगे। तो ऋग्वेद के बारे में आप जानते हैं कि प्राचीनतम वेद है और ये एकमात्र वेद है जो यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में जो है वो साहित्य में, यूनेस्को का जो साहित्यिक सूची होता है उसमें जो है ये शामिल है। किसमें है? विश्व विरासत की साहित्यिक सूची में। यहां तक होगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हाँ, साहित्यिक सूची में शामिल है, ठीक। और फिर हम उन सब की भी बात करेंगे। तो ये था जो है वैदिक सभ्यता का विभाजन। तो ये जो कहलाता है यानी पूर्व वैदिक, ये आपका 1500 से 1000 BC तक का कहलाता है, ठीक। और उत्तर वैदिक मान लीजिए कि हम मान लेते हैं 1000 to 600 BC, ये हो गया। लेकिन इसके मध्य एक काल माना जाता है जो कि आप यहाँ थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, जिससे क्या होगा आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक होता है जिसे हम लौह युग कह सकते हैं। लौह युग यानी कि जब मनुष्य लोहे से परिचित हुआ। आप जानते हैं कि इंडस वैली तक मनुष्य जो है किससे परिचित था? सिर्फ और सिर्फ तांबा, कांसे, इन सब से परिचित था, लोहे का प्रयोग नहीं जानता था। और यही वजह थी कि ना तो कृषि क्षेत्र में इतना जो है पैदावार हो पाता था, क्योंकि लकड़ी के हलों से, पत्थर से, हड्डियों के बने हुए औजारों से जो है खुदाई वगैरह की जाती थी। तो इतना कृषि जो है उपजाऊ नहीं था। जैसे ही मनुष्य लोहे से परिचित होता है तो कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आती थी। जहां पर अभी तक जो लड़ाई होती थी वो पशुओं के लिए होती थी, अन्य के लिए होती थी, अब जो है क्षेत्रों के लिए लड़ाई होने लगी। तो लौह युग जो है लगभग माना जाता है 1000 BC को हम क्या कहते हैं? लौह युग के रूप में जानते हैं। यानी कि मानव पहली बार लोहे से परिचित हुआ। और इसका साक्ष्य आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ से। कहां से? अतरंजी खेड़ से जो है ये साक्ष्य आपको प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा हम वैदिक सभ्यता के विभाजन को जानते हैं कि कहां से कैसे कैसे जो है, यानी कि पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक का जो मध्य काल होता है या संक्रमण काल जो होता है, उस समय मनुष्य जो है लोहे से परिचित हुआ। तो वैदिक सभ्यता में मनुष्य जो है कांस्य सभ्यता थी, इसका अंत होने लगा था और फिर जाके मध्य तक जाते जाते मनुष्य लोहे का प्रयोग सीख गया था। यानी कि जो उत्तर संधव सभ्यता थी उसी के क्या बोलते हैं,
विघटन के पश्चात वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। इसीलिए ऐसा माना भी जाता है कि आर्यों ने जो है उत्तर वैदिक सभ्यता का विघटन किया था, नाश किया था और एक अलग ग्रामीण सभ्यता बनाई थी, जिसे कि वैदिक या इस सभ्यता को याद रखिएगा आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता क्यों? कि आर्यों ने इस सभ्यता का विकास किया था, इसे बसाया था, इसलिए जो है इसे आर्यन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यानी कि जो पोस्ट इंडस सिविलाइजेशन था उसका जो है विघटन करके आर्यों ने जो है इस सिविलाइजेशन, एक ग्रामीण जो है सिविलाइजेशन का विकास किया था। ये जो है, लेकिन इसका जो है कोई सटीक जो है हमारे पास प्रमाण अभी तक नहीं है, इसीलिए इस बात को लेकर थोड़ा बहुत मतभेद बना होता है। अब ये कोई भी सभ्यता या संस्कृति का नाम रखा गया तो इसके पीछे ऐसा क्यों रखा गया? कोई कारण होगा, क्योंकि इस सभ्यता को वैदिक, यानी वैदिक शब्द, किसी भी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, किसी सभ्यता की ओरिजिन हमें जानना होता है। तो यहाँ थोड़ा सा हम ओरिजिन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि वैदिक जो शब्द है, ये अगर हम इस शब्द की बात करें तो ये किससे निकला है? वेद से। किससे निकला है? वेद। और इसका अगर हम बात कर ले कि वेद का जो है शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होता है, तो वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। अगर हम इसके वेद के शाब्दिक, ये क्या लिखा जा रहा है? शाब्दिक। तो ज्ञान, यानी कि मनुष्य अब जो है साहित्य वगैरह से परिचित हो चुका था, उसे ज्ञान होने लगा था इन सभी का। तो ये सभ्यता जो है वेदों से, क्योंकि यहाँ पर सबसे प्रमुख स्रोत क्या थे? वैदिक सभ्यता के लिए जो सबसे मेन सोर्सेज है वो वेद हैं, चारों वेद हैं। तो इसलिए वेद का अर्थ क्या होता है? शिक्षा। तो इससे जो है वैदिक। आर्य सभ्यता क्यों कहा गया? तो आर्य इसलिए कहा गया कि आर्यों द्वारा बसाया गया, आर्यों द्वारा बसाया गया, तो इसलिए क्या कह दिए? आर्य। और आर्य का अर्थ क्या होता है? अगर पूछ लिया जाए कि आर्य जो है इसका अर्थ शाब्दिक क्या होता है, तो याद रखिएगा आर्यों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कुलीन होता है। कुलीन, सभ्य, श्रेष्ठ, संभ्रांत, ये जो होता है आर्यों का अर्थ होता है। और आर्य शब्द का सबसे पहले कहा जाए कि प्रयोग किसने किया, याद रखा जाए, ये एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो ये आर्य शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा 1853 में मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर द्वारा 1853 में जो है सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ संभ्रांत, श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य वर्ग से लिया जाता है। और इनकी भाषा अगर बात हम करें, यानी कि आर्यों की भाषा क्या थी अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो ये जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसका संबंध द्रविड़ जो है शैली जो है उससे होता है। तो द्रविड़ से ही है, संस्कृत का संबंध होता है। तो याद रखिएगा इनकी भाषा संस्कृत। तो आर्यों द्वारा बसाए गए इस सभ्यता को हम आर्य सभ्यता कहते हैं। और इस सभ्यता का मुख्य सोर्स वेद है। तो वेदों की वजह से जो है, वेदों से ही क्या निकला? वैदिक सभ्यता, और जिसका वेद का अर्थ क्या होता है? शिक्षा। तो ये जो है पूरा आप थोड़ा सा एक मोटा मोटी समझ लीजिएगा कैसे कैसे जो है इसका वो हुआ। इसके अतिरिक्त एक बात होता है कि ये सभ्यता, ये जो सभ्यता थी मूलतः कैसी सभ्यता थी? तो आप जानते हैं ये मूलतः जो है ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। जबकि इंडस वैली में हमने क्या देखा? वो शहरी सभ्यता थी, अर्बनाइजेशन था वहां पर। तो ग्रामीण सभ्यता में मुख्य रूप से प्राथमिकी किसे दी जाएगी? तो ग्रामीण सभ्यता में मुख्य रूप से प्राथमिकी जो दी जाती है वो कृषि और पशुपालन। किसे? कृषि व पशुपालन। लेकिन यहां एक बात समझना है, जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी, यहां थोड़ी सी स्टोरी में ट्विस्ट आएगा। पूर्व वैदिक सभ्यता, यहां पर अभी मनुष्य लोहे का प्रयोग नहीं जानता था, तो यहां प्राथमिकी में था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। लोग पशुओं के माध्यम से, इसी से जो है ज्यादा जीवन यापन, क्योंकि पशु जो है हमारे 2-3 कार्यों में आते हैं। एक जो है खाद्य सुरक्षा के लिए, जैसे दूध, मांस
अंडे वगैरह। दूसरा हमारे सुरक्षा के लिए भी आते हैं, जैसे कुत्ते को हम पालते हैं तो सुरक्षा के लिए। और ये हमारे जो है कार्यों में भी, जैसे बैल है तो खेतों की जुताई में, ढुआई में, घोड़ा गाड़ी हो गया, बैलगाड़ी हो गया, सांड हो गया, ये सभी भैंसा हो गया, ये सब तो हमारे जो पशु होते हैं कई कार्यों में आते हैं। तो यहाँ प्राथमिकी पशुपालन को दिया जाता था। लेकिन जैसे ही लौह क्रांति आ गई, लोहे का प्रयोग हुआ, तो कृषि क्षेत्र में एक क्रांति देखने को मिली। अब जो है फसलें अधिक उपजाऊ होने लगी, अलग अलग तरह के औजार बनने लगे। तो क्या हुआ कि उत्तर वैदिक सभ्यता में जो है कृषि जो है प्रमुख हो गया। क्या हो गया? अब यहाँ कृषि सेकेंडरी थी और पशुपालन जो है यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जो है प्राइमरी था और एग्रीकल्चर सेकेंडरी। यहाँ एग्रीकल्चर प्राइमरी हो गया और पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री जो है वो सेकेंडरी हो गया, क्योंकि अब मनुष्य लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में जो है वो अलग एक क्रांति लेकर आया और अलग अलग तरह के जो है औजारों का प्रयोग करना सीख गया। तो ये याद रखिएगा। तो ये हमने कर ही ली कि जैसे ही उत्तर संदव सभ्यता का विघटन हुआ या पतन हुआ, उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता का जो है विस्तार हुआ। तो इसके बारे में अब एक तो है कि हम पहले पूर्व वैदिक के बारे में पढ़ ले और फिर उत्तर वैदिक के बारे में पढ़ें, या एक है कि एक तरफ हम पूर्व वैदिक में क्या राजनीतिक विशेषताएं हैं उसे समझ लें और एक तरफ उत्तर वैदिक में क्या राजनीतिक विशेषताएं हैं उसे समझ लें। इसे समझने में क्या होता है, दोनों के बीच जो मूल अंतर होते हैं, क्योंकि देखो दोनों तो आते हैं वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही, तो कुछ सिमिलरिटी तो होंगी ही। यानी जब एक ही सभ्यता में समय अलग है, जैसे अभी ही है, हम जिस जनरेशन के हैं वो अलग जनरेशन है और हमारे बच्चे जो होंगे वो अलग जनरेशन के और हमारे माता पिता जो है अलग जनरेशन। तो जनरेशन गैप से क्या आता है, बहुत सारे जो है अंतर आ जाते हैं, पर कुछ सिमिलरिटी, जैसे हमारे पिता और मेरे में बहुत सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन कुछ जनरेशन गैप भी आ सकता है। लेकिन मेरे पिता और मेरे बच्चे में गैप ही गैप नजर आएगा, क्योंकि वहां बहुत बड़ा जो है पीढ़ी गैप नजर आएगा। ठीक वैसे ही मेरे और मेरे बच्चे में कुछ सिमिलरिटी और कुछ ही गैप नजर आएंगे, लेकिन मेरे पिता और मेरे बच्चे में जो है क्या होगा, बहुत ज्यादा गैप नजर। तो वैसे ही अगर हम सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में देखें तब तो बड़ा गैप नजर आ जाएगा, क्योंकि वो ग्रामीण ये शहरी सभ्यता, वहां मनुष्य लोहे से नहीं परिचित था, यहाँ लोहे से परिचित। लेकिन वैदिक को ही हम दो भागों में विभाजित कर दें, यानी प्री और पोस्ट, तो यहाँ कुछ सिमिलरिटी और कुछ जो है डिफरेंसेस नजर आएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि हमें चर्चा किन किन बिंदुओं पर करनी है इन पॉइंटों में। देन हम जैसे राजनीतिक, जस्ट एग्जांपल, मैंने राजनीतिक विशेषताओं की बात की, तो पॉलिटिकल फीचर्स में एक तरफ हम पूर्व में देखेंगे क्या क्या फीचर्स थे और एक तरफ हम जाके किस में देखेंगे, उत्तर वैदिक में क्या क्या फीचर्स थे। क्योंकि यहाँ हम समझ लिए कि यहाँ सिर्फ ऋग्वेद को सोर्स माना गया था, एकमात्र सोर्स था। याद रखिएगा, ऋग्वेद यहाँ पर एकमात्र ओनली वन सोर्स था पूर्व वैदिक सभ्यता को जो है समझने के लिए, जबकि उत्तर वैदिक तक आते आते हमारे पास जो है पूरा संहिता यानी चारों वेद भी थे, उसके बाद उपनिषद, आरण्यक, पुराण, बहुत कुछ जो है आ गया था। तो यहाँ पर जो है सोर्सेज अधिक है, तो हमें और भी विस्तार से जो है इस सभ्यता के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ मनुष्य लोहे से नहीं परिचित था, वहाँ लोहे से परिचित हो गया। तो ये सभी जो है करते हुए हम कर लें। पूर्व वैदिक में आर्यों का विस्तार जो था वो कहाँ तक था, सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा गंगा यमुना दोआब तक। वहीं जब अगर आप उत्तर वैदिक में जाएंगे तो आर्य जो है बंगाल तक विस्तार कर चुके थे। आर्यों का आगमन इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम से होते हुए आर्य आए थे, इसीलिए आर्यों को लेकर आज तक विवाद है कि मूल रूप से वो थे कहाँ के, क्योंकि बहुतों का मानना है कि आर्य मूल निवासी जो थे ईरान के थे और उत्तर पश्चिम होते हुए जो है यहाँ आए थे, जबकि कुछ का है कि वो मूल रूप से द्रविड़ जो भारतीय हैं वही आर्य के नाम से गए। तो ये बातें आपको याद रखनी है और फिर जो है हम एक एक कर बात करते हैं, ठीक है। पूर्व वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, प्रारंभिक वैदिक, कुछ भी कह लीजिए, इसे जो है आप प्रारंभिक वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। क्या, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता या पूर्व कुछ भी जो है कह सकते हैं। तो ये पूरा जो है ये सभी आपके लिए जो है हेल्पिंग भी हो सकते हैं। अगला, अब हमें किन किन बिंदुओं पर बात करनी है ये हम देख लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत, अब ये तो समझ गए कि वैदिक में हमें दो भागों में पढ़ना है, तो ऊपर मैं वैदिक सभ्यता ही लिख रही हूँ, ठीक है, वैदिक सभ्यता, क्योंकि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक लिखने से बेहतर है कि मैं यहाँ
वैदिक लिख रही हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगी तो दोनों को विभाजित करके आपको बता दूंगी। तो वैदिक सभ्यता हुआ, ठीक। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत मूल रूप से जो हमें चर्चा करनी है वो आपकी करनी है किन बिंदुओं पर, वो हमारी होनी है सबसे पहले इनके भौगोलिक विस्तार, यानी कि जियोग्राफिकल जो एक्सपेंशन हुआ इसके बारे में। फिर हम बात करेंगे, क्योंकि राजनीतिक संरचना, अब राजनीति का स्वरूप जो है अस्पष्ट होने लगा था। जैसा कि हमने इंडस में देखा कि राजनीतिक स्थिति तो थी लेकिन उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं था कि कैसा था। लेकिन यहां पर तो हम एक बात क्या कर लेंगे, यहां पर राजनीतिक संरचना, यानी कि पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी हम बात कर लेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है कैसे, जैसे राजा कैसे होते थे, या फिर उसके कार्यों में सलाह देने के लिए, जैसे कि राजनीति के अंतर्गत ही हम रख लग सकते हैं किसे किसे, राजा के, यानी प्रशासनिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं सैन्य व्यवस्था कैसी थी उस समय की, न्याय व्यवस्था कैसी थी, ये सभी जो है गुप्तचर थे या नहीं थे, ये सभी मूल रूप से जो है उस समय जानने की बात होती है कि कैसे जो है प्रशासन काम करता था। ठीक वैसे ही सामाजिक की हम बात कर लें, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये जो है आपको यहां पर जानना होगा कि सामाजिक व्यवस्था जो है कैसी थी। तो इसमें अगर हम बात करें तो पारिवारिक संरचना कैसी थी, आपको समझना होगा। प्रशासन का मतलब यानी कि शासन व्यवस्था कैसा था वहां पर, शासन व्यवस्था आपको सैन्य, न्याय, गुप्तचर वगैरह। यहां पर किसी भी समाज को जानने के लिए कि वो समाज कितना सभ्य है, वहां पर कितना शिक्षा है, ये सब के लिए वहां की महिलाओं की स्थिति को सबसे जरूरी होता है समझना, और साथ ही साथ वहां पर जो सोकल निम्न वर्ग है उनके साथ कैसी स्थिति है, कोई समाज कितना सभ्य है, इस बात का पता लगाने के लिए सबसे जरूरी होता है वहां पर। किसी फैमिली में ही देखो, एक फैमिली अगर शिक्षित होगी तो वहां महिलाओं को जो है ज्यादा फ्रीडम दिया जाएगा। वो ज्यादा अगर होगी, क्या बोलते हैं, कहते हैं कि नैरो माइंडेड फैमिली होगी तो वहां स्त्रियों पर बंदिशें जो हैं बहुत अधिक लगाई जाएंगी। लेकिन एक एजुकेटेड फैमिली होगा, वेल एजुकेटेड फैमिली में फीमेल को भी बहुत आगे बढ़ने का जो है मौका दिया जाता है। तो वो पारिवारिक ढांचा कैसी होगी, महिलाओं की स्थिति कैसी होगी, कैसे, खासकर महिलाओं की स्थिति कैसी होगी, इस बात को हमें समझना होगा। दूसरी बात हो गई वहां दास व्यवस्था कैसी होगी, दास व्यवस्था, क्या दास प्रथा थी या नहीं, इस सब से जो है समाज, दासों से भी पता चलता है। तो ये सभी जो है पारिवारिक संरचना कैसी थी, इन सभी से जो है हमें पता चलेगा। और एक अगर हम पॉइंट करें तो राजनीति हो गई। भौगोलिक विस्तार में हम देखेंगे कहां से कहां तक, और किन नामों से जाना जाता था। ये बात जो है आपको याद रखनी है, ठीक। आगे हम बात कर लें आर्थिक, आर्थिक जो है स्वरूप कैसा था। तो आर्थिक स्वरूप में मेनली क्या होता है, अब जानते हैं, कृषि एवं पशुपालन, ये हो जाएगा आपका जानना। वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार, क्या ये समाज में वाणिज्य एवं व्यापार था या नहीं। उसके अलावा कराधान, कर वगैरह जो दिया जाए, टैक्सेशन था, कराधान, व्यापार में क्या होगा, कराधान भी होगा, या तो क्या है कि या कृषि पे भी जो है कर लगता था ना, तो कराधान हो गया। वस्तु विनिमय के बारे में, वही व्यापार से संबंधित हम क्या जान सकते हैं, व्यापार से संबंधित हम वस्तु विनिमय के समझ सकते हैं कैसा था उस समय। ये सभी जो है मूल बातें जो है हमें आर्थिक स्वरूप के रूप में समझना पड़ता है। और एक होता है उस समय की धार्मिक और साहित्यिक, एक लास्ट जो हमें समझना है धार्मिक व साहित्यिक विशेषताएं।
अब धार्मिक और साहित्यिक में एक तो कौन कौन से जो है साहित्यिक स्रोतों से जो है हमें इस समय की जानकारी मिलती है, ये जानना होता है, साहित्य वगैरह। धार्मिक में क्या बलि प्रथा थी या नहीं थी, आहुति दी जाती थी, इन सभी पे जो है बात करना है। तो ये सभी बिंदुओं पर हमें पूर्व और उत्तर दोनों को जो है अंतर को समझते हुए करना है, दोनों में मूल क्या अंतर है इस पर जो है हमें बात करते हुए समझना है। एक बात और याद कर लेना है, यहाँ पर समझ लेना है कि ऋग्वेद की जो हमें ऋग्वेद कालीन जो सभ्यता थी, जिसका एकमात्र सोर्स जो है ऋग्वेद में, इसकी बहुत सारी बातें जो हैं एक ईरानी भाषा या ईरानी साहित्य की प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता। याद रखिएगा, एक ईरानी भाषा में, यानी ईरान का साहित्य वो हुआ, तो इसके बारे में कहा जाता है कि विशेष जो जानकारी हमें मिलती है या बहुत सारी जो बातें ऋग्वेद में मिलती है, ये ईरानी भाषा के एक ग्रंथ अवेस्ता से, इससे जो है हमें ऋग्वेद काल के बारे में की अनेक बातें जो हैं सेम मिलती है। तो ये किससे मिलती है? अवेस्ता से, ये बात याद रखिएगा। तो हमें आज का जो डिस्कशन है हमारा, आज का नहीं बल्कि पूरे वैदिक सभ्यता का डिस्कशन जो है इन सभी बिंदुओं पर होना है कि किस किस बिंदुओं से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिमिलर करते हुए पढ़ लेंगे। लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक चैप्टर के बारे में पढ़ना होता है, यानी वेद क्या होते हैं, वेदों के कितने मतलब वेदों के उपवेद क्या होते हैं, उनके अपने ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाते हैं, उनकी उपनिषद, आरण्यक, ये सब क्या होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना होगा, तब जाकर हम वैदिक सभ्यता को आसानी से समझ पाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि हम एक सेशन में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं भौगोलिक विस्तार, यानी कि जियोग्राफिकल एक्सपेंशन जो था उनका कैसा था। तो हमारा पहला जो मुद्दा है वो है भौगोलिक विस्तार का, यानी कि भौगोलिक जो है विस्तार कैसा था। क्या हमें चर्चा करनी है, वो है हमारी भौगोलिक विस्तार। ये याद रखें। अब भौगोलिक विस्तार को यहाँ हमें दोनों के बारे में समझ लेना है, यानी कि वैदिक, पूर्व वैदिक में विस्तार ये कहाँ तक था और उत्तर वैदिक में ये विस्तार जो है कहाँ तक था। तो यहाँ हम बात करेंगे पूर्व वैदिक के विस्तार की, और यहाँ मैं बीच में एक लाइन कर देती हूँ और इधर हम कर लेंगे उत्तर वैदिक काल की। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे लिए पॉइंट में समझना भी आसान हो जाएगा और फिर याद रखना भी आसान हो जाएगा। तो पूर्व वैदिक सभ्यता में जो विस्तार था वो माना जाता है सप्त सैंधव क्षेत्र तक था। कहाँ तक था? तो वो विस्तार आपका यहां पर जो आर्य थे कहां तक निवास करते थे, अगर हम यहां उनके निवास की बात करें, यानी कहां पर रहते थे, तो सप्त सैंधव क्षेत्र। अब क्या है सप्त सैंधव क्षेत्र? तो सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है सिंधु व उसकी 5 सहायक नदी, जो कौन कौन सी है 5 सहायक नदी, तो यहां पर याद रखिएगा चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज, और प्लस पौराणिक नदी सरस्वती, जो कि अब क्या है, विलुप्त हो चुकी, वर्तमान में वो विलुप्त हो चुकी है। और उस समय सरस्वती की बात करूं तो सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है, याद रखिएगा, जो सबसे पवित्र मानी, सरस्वती जो है सबसे पवित्र मानी जाती थी। और इसे किस नाम से जाना जाता था सरस्वती को? नदीत्मा।
उसके अलावा इसे कहा जाता था मातेत्मा, देवित्मा, यानी देवी के रूप में माना जाता था, देवित्मा, मातेत्मा। वैसे भी आप जानते हैं कि सरस्वती को हम विद्या की भी देवी, तो नदित्मा, देवित्मा, मातेत्मा, ये और सबसे पवित्र नदी जो है ऋग्वैदिक काल में यही मानी जाती थी। तो अगर पूछा जाए कि आर्यों का विस्तार वैसे मूल रूप से कहां तक था, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में जो है आर्यों का विस्तार भी हमें देखने को मिलता है। जो मेनली आपको भारत और पाकिस्तान की बात करें तो वो जो पंजाब और सिंध वाला प्रांत हुआ, और भारत में अगर बात करें तो गंगा और यमुना के जो है दोआब तक ही विस्तार आपको धीरे धीरे जाके इनका बढ़ेगा। तो अगर ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र पूछा जाए कि क्या था, मेन सेंटर का क्या था, तो याद रखिएगा ब्रह्मावर्त कहलाता था। जो मेन इनका सेंटर था वो ब्रह्मावर्त कहलाता था, और वो सतलज यमुना तक का जो क्षेत्र था वो होता था, सतलज से यमुना। बाद में यमुना गंगा दोआब किधर, उत्तर वैदिक में देखेगा, उत्तर में जो है सतलज से लेकर यमुना तक, लेकिन गंगा यमुना वाला जो दोआब का विस्तार देखने को मिलेगा वो उत्तर में जाके आपको मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, ये विस्तार जो यहाँ है ये धीरे धीरे ये जो सप्त सैंधव से विस्तार किधर बढ़ेगा, तो ये विस्तार बढ़ेगा आपका गंगा यमुना क्षेत्र तक, यमुना दोआब तक। और ये गंगा यमुना दोआब क्या कहलाने लगेगा, यही गंगा दोआब जो है किस नाम से जाना जाने लगा, वो ब्रह्मर्षि देश कहलाएगा। ब्रह्मों और ऋषियों का ब्रह्मर्षि देश कहलाएगा, यानी ब्रह्मा और ऋषियों का जो देश होता है ब्रह्मर्षि देशों के नाम से जो है ये क्षेत्र जाने लगेगा। और फिर आगे जाकर संपूर्ण उत्तर भारत में फिर ये विस्तार कहाँ तक जाएगा, अब ये विस्तार जो हो जाएगा वो संपूर्ण उत्तर भारत तक होने लगेगा। उत्तर वैदिक में आते हैं उत्तर भारत, तो ये क्षेत्र जो है क्या कहलाने लगेगा, फिर आर्यव्रत कहलाने लगेगा। इसीलिए आप कहते हैं कि भारत को कई नामों से जाना जाता है, तो एक आर्याव्रत भी आपने सुना होगा कि आर्याव्रत भी कहा जाता है। तो आर्याव्रत जो है इसी वजह से कहा जाता है। आर्य जब संपूर्ण उत्तर भारत यानी बंगाल तक इनका विस्तार होगा तो किस नाम से ये जाने लगे, तो ये जो है आर्याव्रत जो है कहलाने लगे। पहले ऋग्वैदिक सभ्यता का जो केंद्र माना जाता था वो ब्रह्मावर्त कहलाता था, यानी ये जो सभ्यता थी तो इनका जो अगर केंद्र कहा जाए, ये तो हमने विस्तार देखा कि कहां तक विस्तार था, लेकिन किसी भी विस्तार का एक सेंटर होता है तो वो कहलाता था पहले ब्रह्मावर्त। क्या कहलाता था, ब्रह्मावर्त जो है इनका विस्तार कहलाता था। जो मेनली कहा जाए तो सरस्वती क्या बोलते हैं, सिंध विंध वाला क्षेत्र और सतलज यमुना तक का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। मनुस्मृति में कहा जाता है कि सरस्वती और उसकी एक सहायक नदी थी दृश्यदती, इन सभी के मध्य जो क्षेत्र था वो ब्रह्मावर्त, लेकिन उतना हमें डीपली जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर लगभग अगर हम कहें पूर्व वैदिक में तो लगभग आपको यहाँ 31 नदियों का उल्लेख मिलेगा, लेकिन इन 31 नदियों में से ऋग्वेद में सिर्फ आपको 25 नदी का उल्लेख मिलेगा। अगर ऋग्वेद की मैं बात करूं तो ऋग्वेद में जो है केवल जो है 25, और वहीं नदी सूक्त की बात करें, सूक्त भी होता है तो इसमें आपको 21 लगे। और इसी काल में कहा जाता है कि ये जो वैदिक काल है यहाँ पर गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार, यानी कि गंगा का एक बार व यमुना का 3 बार उल्लेख मिलेगा। और सबसे जो पवित्र नदी हो जाएगी वो आपकी सरस्वती कहलाएगी। तो पहले विस्तार हुआ सप्त सैंधव क्षेत्र में, और सप्त सैंधव क्षेत्र का जो केंद्र था वो क्या कहलाया, ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त से आगे विस्तार जो बढ़ा गंगा यमुना, तो ये वाला विस्तार जो ब्रह्मावर्त था ये कह सकते हैं सतलज से यमुना तक का, सतलज से यमुना तक। फिर जो है विस्तार गंगा यमुना दोआब में हुआ तो वो ब्रह्मर्षि यानी ब्रह्मा और ऋषियों का देश हो गया। और फिर संपूर्ण उत्तर भारत में जब आर्यों का विस्तार हो गया, संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों का विस्तार जो हो गया तो ये क्या कहलाने लगे, तब आर्यावर्त कहलाने लगे। और इसके अतिरिक्त भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, ये आप जानते हैं भारत को लेकर ये कहानी है कि जो राजा भरत थे
दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र उनके नाम पे है, इसे लेकर कई कई कहानियां जो है वो मिलती हैं। तो ये जो है ऐसे धीरे धीरे करके जो है हमें विस्तार जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर हम विस्तार की बात करें इनकी, तो इनका विस्तार जो है आपको मुख्य रूप से इस तरह देखने को मिलेगा। तो ये जो है अब क्या है, धीरे धीरे ये गंगा यमुना तक बढ़ते बढ़ते और सदा नीरा तक बढ़ जाएंगे। सदा नीरा कौन सी नदी कहलाती है? गंडक, जो कि देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाते हुए जो है वो प्रवेश करती, वो मिल जाती है गंगा में, वो गंडक। तो अब क्या होगा, यही विस्तार जो है धीरे धीरे माना जाता है। लेकिन यही कहा जाता है कि 600 बीसी के आसपास आर्य कौशल विदेह अंग राज्य से परिचित थे, यानी कि अब जो है महाजनपद के कॉन्सेप्ट आ चुके थे। यहां तक हमें जो है जन शब्द के कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन उत्तर वैदिक तक जाते जाते क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हमें मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमें महाजनपद का कॉन्सेप्ट जो है मिल जाएगा। तो मूल रूप से इसके विस्तार की बात करें तो अब पंजाब से बढ़कर जो है धीरे धीरे जो है कहां तक पहुंच जाएंगे, गंगा यमुना वाला, गंगा यमुना से फिर बढ़ते बढ़ते इसमें आ जाएगा आपका गंडक, जो कि उस समय सदा नीरा, अभी भी सदा नीरा जो कहलाती है। तो ये सभी धीरे धीरे जो है विस्तार आपका बढ़ते बढ़ते और पूरा होने के बाद ये लोग आर्य क्षेत्र के नाम से जाने लगे। तो ये जो है इसके भौगोलिक विस्तार को आपको याद रखना है कि इनका जो है भौगोलिक विस्तार क्या था। तो अभी तक हमने भौगोलिक विस्तार को समझ लिया। अब हमें अगर इसके सामाजिक राजनीतिक विस्तार वगैरह पे चर्चा करनी है तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम वेद क्या है, वेदों के वेदांग क्या होते हैं, उपवेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, इसको डिस्कस कर ले, ताकि अगर मैं कहूँ कि हाँ यहाँ से ये जानकारी मिलती है, यहाँ से ये मिलती है, तो कम से कम आप समझ सके कि वो जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम ये एक छोटी सी क्लास कर लेते हैं जिसमें हम कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमने वैदिक सभ्यता का एक परिचय यानी इंट्रो जाना, और किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना हो, किसी सभ्यता के बारे में जानना हो, तो सबसे जरूरी होता है उसकी भूमिका को समझना, परिचय, इंट्रो जानना। तो ये आज का सेशन जो है वैदिक सभ्यता का हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब हमें इसकी विशेषताओं पर जो है बात करनी है, जिसके अंतर्गत हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी विशेषताओं पर बात करेंगे, इसके डिक्लाइन की बात करेंगे, और अंत में हम एक बार वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या मूल अंतर है उसको भी देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों सभ्यताएं अलग अलग सभ्यताएं हैं, एक शहरी है और एक ग्रामीण। तो एक ग्रामीण और शहरी सभ्यता में क्या मूल अंतर हमें देखने को मिलेगा, सबसे एंड में जो है हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल के सेशन में हम पहले वेद, वेदांग, उपवेद इन सब की चर्चा कर लेंगे, देन जो है हम पुनः जो है क्या है अपने चैप्टर पे आ जाएंगे वैदिक सभ्यता पे। धन्यवाद।